नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अपन ने अब तक आरएसआर के 13 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 14 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जब जो भी आपको अब तक पढ़ाया है आपने अच्छे से उसे पढ़ा होगा, समझा होगा और बार बार रिवाइज किया होगा। इसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस में निश्चित तौर पर सुधार हुआ होगा। बाकी जो भी स्टूडेंट नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इससे मैं जो भी पीडीएफ डालता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है मैंने डाल रखी है, वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपन शुरू करते हैं। नियम नंबर 94। भाई नियम 93 आपने देख लिया कितना इम्पोर्टेंट था। नियम नंबर 93 और ये मैं आपको बता चुका हूँ। नियम नंबर 93 बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है भाई, अर्धवेतन अवकाश। अब देखते हैं नियम नंबर 94 क्या कहता है। देखो, सेवा समाप्ति अवकाश। नियम नंबर 94 बताता है अपने को सेवा समाप्ति अवकाश के बारे में। क्या होता है? देखो, सेवा समाप्ति अवकाश ऐसे अवकाश सामान्य तौर पर अस्थायी कर्मचारियों को ही दे स्वीकृत किए जाते हैं। सक्षम अधिकारी ऐसे अवकाशों को अपने विवेक के आधार पर स्वीकृत कर सकता है। इस नियम के तहत शिक्षार्थी को यह लाभ दे नहीं होता। अब देखो यार, क्या है सेवा समाप्ति अवकाश को आप लोग ऐसे समझिए। मान लो कोई भी व्यक्ति संविदा पर कार्य कर रहा था। कहाँ पर कार्य कर रहा था? संविदा पर। और भाई उसको टर्मिनेट किया जाना, उसे हटाया जाना है, तो क्या करते हैं? देखो, वह अवकाश लेगा ताकि वह अपनी और जगह व्यवस्था कर सके। तो सक्षम अधिकारी के विवेक पर यह निर्भर करता है कि उसे अवकाश दिया जाए। लेकिन सुनो, कोई भी शिक्षार्थी होता है, प्रशिक्षु होता है, उसे यह लाभ दे नहीं होता है। ठीक है, तो सेवा समाप्ति अवकाश आप लोग जानते हैं भाई, अगर किसी की सेवा समाप्त की जा रही है तो सक्षम अधिकारी उसके लिए अवकाश स्वीकृत कर सकता है और सेवा इस शिक्षार्थी को यह लाभ दे नहीं होता। अब देखो यार, नियम नंबर 95 को देखिए। 95वां नियम क्या कहता है? अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नहीं है। समझना भाई आप लोग। सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत मानी जाएगी। अब समझो क्या है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। भाई किस पर काम कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट काम करने के बाद उसे यदि परमानेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? परमानेंट। जैसे यार मान लो कोई व्यक्ति एलडीसी पहले संविदा पे काम कर रहा था, अब उसे क्या कर दिया? परमानेंट। तो क्या होगा? जो उसने पहले अस्थायी तौर पर जो सेवा की थी उस सेवा को भाई गिना नहीं जाएगा। जो परमानेंट हो गया है ना, तो उसकी सेवा को गिना नहीं जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? जो पहले की अस्थायी तौर पर सेवा थी उसे क्या माना जाएगा? अवकाश अवधि माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अवकाश अवधि। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। नियम नंबर 94 और 95। यदि समझ में आया तो आप लोग लाइक कर दो भाई, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। 94 में क्या है भाई? संविदा कर्मियों को किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो उसे हटाने से पहले अवकाश दे दिया जाता है। ठीक है, और 95 में क्या है भाई? अगर कोई आदमी अस्थायी स्थायी हो जाता है तो उसकी पिछली सेवा को क्या माना जाता है? अवकाश माना जाता है। ठीक है, आइए नियम नंबर 96 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसे 3 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन 3 स्टार की श्रेणी में से रख सकते हैं। क्या भाई? नियम 96। और नियम 96 अपने को बताता है असाधारण अवकाश के बारे में। किसके बारे में बताता है? असाधारण अवकाश। भाई प्रोबेशन में जो बंदा रहता है और जिसको छुट्टी लेनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप लोग। साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी स्वीकृत कराता है जब उसके खाते में किसी भी प्रकार के अवकाश शेष न हो। भाई यार, असाधारण अवकाश कौन लेगा आदमी? भाई तभी तो लेगा बिना पेमेंट के। जो लेगा कब लेगा? न तो उसके पास पीएल बची है, न सीएल बची है, और भी कुछ होता तो वो भी नहीं बचा। समझ गए आप लोग? तो ऐसी कंडीशन में आदमी क्या करता है? असाधारण अवकाश लेता है। दिनांक 26 फरवरी
2002 के बाद अस्थायी कर्मचारियों को असाधारण अवकाश तभी मिलता है जब भी उसने 3 वर्ष की सेवा की हो। समझ गए भाई, असाधारण अवकाश तब मिलेगा अस्थायी कर्मचारी को जब उसने डिपार्टमेंट में 3 वर्ष की सेवा कर ली हो। अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश दिए हैं। अस्थायी कर्मचारियों को कितने माह का भाई? 18 माह का असाधारण अवकाश दिए हैं। 1 जनवरी 2007 के बाद परिवीक्षाधीन अवधि के तहत में अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश ले सकते हैं। आप जब प्रोबेशन में होते हो 2 साल तक, तो 2 वर्ष तक आप लोग अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश ले सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण अवकाश परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 3 माह से अधिक भी स्वीकृत है। जैसे मान लो भाई कोई विपरीत परिस्थिति, मतलब कोई बीमार है, तो उस कंडीशन में किसी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा का असाधारण अवकाश भी मिल सकता है। लेकिन शर्त देखो क्या है, 3 माह से अधिक कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश लें तो अधिक ली गई अवधि उसके परिवीक्षाधीन काल को प्रभावित करती है। समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो 3 माह से ज़्यादा अवकाश तो ले सकते हैं आप लोग मेडिकल लीव पर, लेकिन अगर आपने 3 माह से ज़्यादा का अवकाश लिया तो आपका प्रोबेशन बढ़ जाता है। समझो भाई, प्रोबेशन बढ़ जाता है। अगर आप लोग 1 माह तक की छुट्टी लेते हो तो प्रोबेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यदि 3 माह से अधिक का प्रोबेशन लेते हो, आप छुट्टी लेते हो, तो प्रोबेशन आपका आगे फिक्सेशन आपका आगे बढ़ जाता है भाई। जैसे 2 साल में फिक्सेशन होता है, 3 माह की आपने छुट्टी ले ली, फिर 3 माह आगे खिसकेगा आपका फिक्सेशन, तब जाकर फिक्सेशन होता है। फिर देख लो नियम 6 में असाधारण अवकाश है। साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी लेता है जब उसके खाते में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं हो। 26 फरवरी 2002 के बाद में अस्थायी कर्मचारियों को असाधारण अवकाश तभी मिलता है जब उसने 3 वर्ष की सेवा की हो, और अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम बताओ कितना मिलता है? 18 माह का। कोई परिवीक्षाधीन है, प्रोबेशन में हो, तो उसे 3 माह का असाधारण अवकाश मिल सकता है। लेकिन इसकी स्थिति विपरीत हो, मतलब कोई बीमार हो, कुछ भी हो, तो उसे 3 माह से अधिक का भी मिल सकता है असाधारण अवकाश। लेकिन 3 माह से अधिक का कोई असाधारण अवकाश लेता है तो भाई जितनी अवधि लेता है उतना ही क्या होता है, उसका प्रोबेशन बढ़ जाता है। तो भाई देखो, अपन ने 94 में क्या पढ़ा था? 94 में बताओ, 94 में क्या पढ़ा था? सेवा समाप्ति अवकाश पढ़ा था ना भाई। सेवा समाप्ति अवकाश क्या पढ़ा था अपन ने? 94 में सेवा समाप्ति अवकाश। 95 में क्या पढ़ा मुझे बताइए? 95 में हमने पढ़ा अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई अस्थायी कर्मचारी परमानेंट होता तो पहले जो उसने सेवा की है वह सेवा अवकाश मानी जाती है। ठीक है भाई, आगे देखिए आप लोग, आगे क्या है? नियम नंबर 97। इसको देखो 97 में क्या है। अगर आपको पसंद आ रहा, आपको समझ में आ रहा, तो भाई लाइक करो और शेयर करना न भूलें अपने दोस्तों के साथ में। अवकाश वेतन की राशि, अवकाश वेतन की राशि भाई, अवकाश लिया जाएगा, लेगा कोई व्यक्ति, तो उसे किस प्रकार का पेमेंट मिलेगा ये भी देख लो आप लोग। सामान्य तौर पर अवकाश वेतन की राशि अवकाश की प्रवृत्ति के तहत ही निर्धारित होती है। मतलब यार देखो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आदमी मान लो जिस प्रकार का अवकाश लेता, समझना आप लोग, अगर पीएल ले रहा कोई तो उसके अनुसार कटेगा, सीएल ले रहा तो उसके अनुसार है, असाधारण अवकाश ले रहा भाई, समझो आप लोग, असाधारण ले रहा कोई तो उसके अनुसार है, एचपीएल ले रहा तो उसके अनुसार है। जिस प्रकार का प्रवृत्ति का क्या लेगा, अवकाश लेगा, उसके तौर पर ही व्यक्ति को पेमेंट दे होता है। तो नियम 97 आप लोग समझ गए। व्यक्ति जिस टाइप का अवकाश लेगा उसी टाइप का उसे पेंशन, उसे पेमेंट मिलेगा। नियम 98 है, 98वां नियम विलोपित हो चुका है, तो याद क्या करोगे आप लोग, कोई फायदा नहीं है। तो समझ गए आप लोग। 94 मुझे जल्दी से बता दो। सेवा समाप्ति अवकाश नहीं है। और 95 में क्या पढ़ा था अपन ने? 95 में पढ़ा था अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नहीं है। 96 में क्या है? असाधारण अवकाश। और 97 में क्या है? अवकाश वेतन की अवधि। और 98 में क्या हो गया? विलोपित। तो 98 अपने को याद करना ही नहीं है। चलो अब देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट अपना 99वां। और 99 में हमें दे रखा है विशेष असमर्थता अवकाश।
जैसे मान लो आदमी की चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए, इस प्रकार का अवकाश ये कब हो जाए, ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाए व्यक्ति को, तो उस दौरान क्या मिलता है, नियम 99 के तहत विशेष असमर्थता अवकाश, असमर्थता अवकाश। आप लोग इसे भी 3 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है भाई, इसे भी 3 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं। क्या है भाई, विशेष असमर्थता अवकाश 99 में है विशेष असमर्थता अवकाश। क्या है देखो, दिनांक 14/12/12 के बाद घर से कार्यालय व कार्यालय से घर ड्यूटी नहीं माना गया। यदि आप देखो घर से ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से घर जा रहे हो तो ये ड्यूटी नहीं होती, लेकिन दिनांक 18 मई 2010 के बाद चुनाव में ड्यूटी घर से निकलते ही मानी जाती है। इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोई क्षति हो जाती है तो क्षति होने के 3 माह तक आवेदन पत्र देकर विशेष असमर्थता अवकाश का लाभ उठा सकता है। भाई देखो, घर से ऑफिस जाओ और ऑफिस से घर आओ तो इसको कोई ड्यूटी नहीं मानते हैं, लेकिन 18 मई 2010 के बाद में चुनाव में आप यदि चुनाव में समय ड्यूटी लगी आपकी तो चुनाव में घर से निकलते ही आपकी ड्यूटी मानी जाती है, और इस दौरान आपको कोई क्षति हो जाती है तो 3 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 3 माह के अंदर अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई मैं समर्थ नहीं हूँ। सामान्य तौर पर विशेष असमर्थता अवकाश अधिकतम 24 माह तक दे होता है। विशेष असमर्थता अवकाश कितने माह तक दे होता है, 24 माह तक। लेकिन यदि 24 माह उपरांत भी कर्मचारी की स्थिति में कोई सुधार न हो तो चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाई मान लो 24 माह के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है व्यक्ति की स्थिति में, तो क्या होगा भाई, मेडिकल के आधार पर 24 माह के ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का विशेष असमर्थता अवकाश दे सकते हैं। देखो, विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उच्च सेवा में है, समझो आप लोग, उच्च सेवा का मतलब ये हो गया 1700-1800 ग्रेड पे से ज़्यादा की ग्रेड पे, ठीक है भाई, लेवल 1 से ज़्यादा की 1700-1800 ग्रेड पे होती है, इनसे ज़्यादा की कोई सेवा में है, समझो आप लोग क्या है, अगर उच्च सेवा में कोई आदमी 120 दिन का अवकाश लेता है तो उसे पूरा वेतन मिलता है। उच्च सेवा में कोई व्यक्ति 120 दिन का अवकाश लेता है तो उसे अर्ध वेतन मिलता है। उच्च सेवा का सुन लो आप लोग, समझ लो, उच्च सेवा क्या होती है भाई, 1700-1800 ग्रेड पे से ऊपर की जो सेवा होती है वह उच्च सेवा में मानी जाती है। क्या होता है उच्च सेवा में, अगर कोई व्यक्ति 120 दिन का अवकाश ले रहा है 120 दिन तक तो उसे पूरा वेतन मिलता है, और 120 दिन से ज़्यादा का अवकाश लेता है तो उसे आधा वेतन मिलता है। इसी प्रकार से चतुर्श्रेणी सेवा का नियम है, अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी 60 दिन से ज़्यादा का अवकाश लेता है तो पूरा वेतन मिलता है, और 60 दिन से कम का अवकाश लेता है तो पूरा वेतन मिलता है, और 60 दिन से ज़्यादा का अवकाश लेता है तो आधा वेतन मिलता है। ठीक है, अब देखो यार अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसको अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा भाई, देखो आप लोग, हमने पढ़ा 94 में हमने पढ़ा सेवा समाप्ति अवकाश पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। 95 में हमने पढ़ा कि भाई पहले जो अस्थायी कर्मचारी परमानेंट हो जाता है तो पहले की सेवा क्या मानी जाती है, उसकी अवकाश मानी जाती है। 96 में असाधारण अवकाश है। 97 बताओ भाई क्या है, 97 में अवकाश वेतन में जो राशि दी जाती वह। 98 आपका विलोपित हो चुका है, और 99 में क्या है, विशेष असमर्थता अवकाश। तो बताइए भाई, कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।